जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एनटीपीसी का टेक्स्ट बुक का सेक्शनल मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर 3। तो आज की क्लास में टोटल फिर से वही 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और हम जिन क्वेश्चन का बेहतरीन और शानदार तरीके से सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। पहला सवाल पर आते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। सुरेश एंड महेश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग Rs 1,15,000 and Rs 1,85,000 respectively. Out of the total profit of Rs 18,000 महेश शेयर्स इज। तो मुझे महेश का शेयर बताना, यानी पार्टनरशिप का एक बेहतरीन सवाल है। तो अगर मुझे इसमें दिया हुआ है कि दोनों के इन्वेस्ट का रेशियो इतना और इतना है और मुझे कुल लाभ दिया हुआ इतना है, दोनों का पूछा है अलग अलग और टाइम की बात नहीं कर रहा है, तो जब भी टाइम की बात नहीं कर रहा है इसका मतलब टाइम जो है वो दोनों का इक्वल है। और जब टाइम इक्वल है तो जो इनके इन्वेस्ट का रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है कि जब टाइम की बात ना करे तो जो इनके इन्वेस्ट का रेशियो वही इनके प्रॉफिट का रेशियो। तो यहीं पर कर लेते हैं कि रेशियो कितना है। 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 5 से काटा 23 बार और 5 से काटा 37 बार। यानी आप ये कहेंगे कि सुरेश का अगर प्रॉफिट 23 है तो जो महेश का प्रॉफिट है वो कितना है, 37 है। तो दोनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि दोनों को प्रॉफिट 60 का हो रहा है, जबकि क्वेश्चन में 18,000 दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 300 आ जाएगी। तो मुझे किसका पूछा गया, महेश का पूछा गया। तो यहाँ 37 में भी किसका गुणा कर दोगे, 300 का। तो 37 दिया 111, यानी कि 11,100 रुपये जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से हमने सवाल का आंसर निकाल दिया, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है कि जब भी टाइम इक्वल हो जाए तो जो इन्वेस्ट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, 27 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने एग्जाम में देखें तो आप सीधा M1 D1 बराबर M2 D2 लगा देना। इतने लोग कुल मिलाकर इतने दिन में काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 18 लड़के 24 दिन में काम कर रहे हैं, तो 27 लड़के कितने दिन में करेंगे। बस यहाँ से कुछ नहीं है, गुणा भाग है और कुछ नहीं। यहाँ मैंने काटा 9 से 3 बार, यहाँ 9 से 2 बार और 3 से काटा 8 बार। तो D2 जो आएगा वो 8 दूनी 16, यानी कुल मिलाकर 16 दिन में काम खत्म कर लेंगे। यही आपका आंसर है। सिंपल है, कंसेप्ट पता होना चाहिए सवाल कैसे करना है, बाकी तो सवाल 2 मिनट में खत्म ही हो जाता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राम और लाल का संयुक्त वेतन 80,000 रुपये है। राम अपने वेतन का 90%, लाल अपने वेतन का 70% खर्च करता है और महीने के अंत में दोनों समान धन की बचत कर रहे हैं। यानी उनके जो सेविंग है वो दोनों की महीने के एंड में सेम है। तो जब सेविंग सेम है तो कुल मिलाकर ये बताओ कि सेव कर कितना रहा है। तुम कहोगे सर राम जो है ना, राम वो अपनी इनकम में 90% खर्च कर रहा है, तो सेव 10% कर रहा होगा। जबकि आपका जो लाल है, लाल 70% खर्च कर रहा है, तो ये 30% सेव कर रहा होगा। तो दोनों की सेविंग क्या हो गई, बराबर हो गई। जब दोनों की सेविंग बराबर हो गई तो आप इनका रेशियो निकाल लो, राम और लाल का। राम और लाल का रेशियो आएगा कि 30/10, यानी कि 3 और 1 का। तो आपने देखा कि दोनों मिलकर 3 और 1 टोटल कितना कमा रहे हैं, आपने कहा 4 कमा रहे हैं। दोनों मिलकर 3 और 1, राम अगर 3 कमा रहा है तो लाल 1 कमा रहा है, दोनों मिलकर 4 कमा रहे हैं। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 80,000 दे रखी है, तो 1 का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा। यहाँ से काट के आप निकाल लोगे। मुझसे पूछा गया लाल का वेतन, तो 1 का मान कितना है, 20,000। यही मेरा आंसर है। 1 का मान कितना है, 20,000। यही आंसर है, क्योंकि मुझे लाल का मान निकालना था। सिंपल है, इसी तरीके से आपने निकाल लिया। बहुत आसान आसान सवाल आते हैं एनटीपीसी में, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके सामने कह रहा है, अ ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्टेशन इन 42 seconds and a person is standing on the platform in 26 seconds. If the speed of the train is 29 meter per second, what is the length of platform? तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है मुझे। तो देखो सिंपल समझना कि जब भी ट्रेन किसी स्टेशन को पार करती है तो ट्रेन अपनी डिस्टेंस पार करती है प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस पार करती है, और ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसे टाइम लग रहा है 42 सेकेंड का। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिलाकर पार करेगी, और दोनों लंबाई मिलाकर 42 सेकंड में पार कर रही है। सिंपल है। इसके बाद बात करी जाए, जबकि ट्रेन अपनी डिस्टेंस को पार कर रही है मात्र कितने सेकंड में? 26 सेकंड में। क्योंकि ट्रेन कभी भी किसी व्यक्ति को या किसी पोल को, ऐसे वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई ना के बराबर होती है, तो हमेशा ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस पार करती है। यानी आदमी को क्रॉस करने के केस में ट्रेन अपनी डिस्टेंस कवर करेगी, वो कितनी देर में? 26 सेकंड में। तो इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल मिलाकर 42 में से 26 गया 16 सेकंड लिए, और 16 सेकंड कितने की स्पीड से? 29 की स्पीड से। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म निकालोगे स्पीड इनटू टाइम कर कर, तो 29 की स्पीड से 16 सेकंड में, तो 16 थी 48, 480 में से 16 गया, यानी कि 464 मीटर के आने वाला है मेरा आंसर आने वाला। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। बहुत आसान और इजी तरीके से आपने आंसर निकाल लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे इसी के साथ। पांचवा सवाल, पांचवा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा निम्न तालिका में किसी कंपनी द्वारा अपने स्थान, मतलब एक नॉर्मल सी बात कर रहा है कि एलसीडी की बिक्री की संख्या दी गई है। पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा बेची गई एलसीडी बिक्री विभिन्न आकारों की संख्या हजारों में। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री किस आकार के एलसीडी टीवी के लिए न्यूनतम है, यानी कि मिनिमम की बात कर रहा है। द टोटल सेल्स ऑफ द 6 ईयर इज लोएस्ट फॉर विच साइज ऑफ एलसीडी टीवी, यानी किस साइज की टीवी जो है वो सबसे ज्यादा बिकी है, सबसे ज्यादा बिकी, सबसे कम बिकी है, सॉरी सबसे कम बिकी है। तो देखो यहां मैं ऑप्शन पे ध्यान दूंगा, 70, 50, 40 और 75। तो 70 कहाँ है? 50, 40 और 75। मतलब मुझे केवल इन पे ध्यान देना, इनसे तो कोई लेना देना है नहीं फिलहाल मुझे, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया है केवल उतना ही तो चेक करना है, आंसर तो ऑप्शन के हिसाब से ही आना है। तो अगर मुझे लोएस्ट देखना है तो देखो यहाँ पर तो वैल्यू हाईएस्ट दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है। हाँ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर मैं देखूँ कि 8 और 12, 20, 30, 40, 49, 50, 50 और 20, 70, 80, 84, तो यहाँ पर बिक्री जो है वो 84 की है। इसमें देखोगे 16, 14, 30, 40, 40, 49, 49 और 15 कितना आएगा? तो आप ये कहोगे ये 64 आ रहा है। तो बिक्री 64 वाले में जो कम है, यानी कि 75 इंची वाले में बिक्री कम है, यही आपका आंसर है। बाकी आपको यहाँ भी दिख रहा था कि ये इससे कुल मिलाकर 1 कम है, ये इससे कितना कम? 5 कम है, ये इसके 4 कम है, ये इससे 7 कम है, यानी हर केस में ये कमी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसकी बिक्री भी कम है, यही आपका आंसर हो जाता। बस आपको नजरिया होना चाहिए देखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। ये अलजेब्रा का सवाल है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि x की पावर a बटे x की पावर b बराबर, मतलब पावर में दे रखा है c गुणे x की पावर b बटे x की पावर c में दे रखा है पावर में a इंटू एक्स की पावर c अपॉन x की पावर a की होल पावर दे रखा है b। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि कहीं पर भी x की पावर a की पावर b दी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x की पावर a भी कहना चाह रहा है ये, बस ठीक है, सिंपल है। ये बात आपको पता होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इसका मतलब है x की पावर a और c का गुणा हो जाएगा, इसी तरीके से x की पावर b और c का गुणा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर होगा x की पावर a और b का गुणा हो जाएगा, और x की पावर c और a का गुणा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर x की पावर c और b का गुणा हो जाएगा, या bc बोल लो, एक ही बात है।
और यहाँ पर x की पावर ए बी का गुणा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर करने के बाद समझ में आया कि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, सब आपस में कट गए, यानी वैल्यू कितनी बची? एक। यही मेरा आंसर हो जाएगा। सब आपस में कट गए, वैल्यू कितनी बच गई? एक। यही आंसर है। बहुत इजी था, आसान था, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 रेशियो से पूछा गया सवाल। कह रहा है कि x रेशियो y 7 रेशियो 9 है, तो मुझे 3x माइनस 5y रेशियो 4x प्लस वाई का मान बताना है। तो यहाँ मुझे देखना है कि पावर दोनों की केस में सेम है, मतलब यूनिट सेम आने वाली है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि x की वैल्यू 7 पुट करूंगा, y की वैल्यू 9 पुट कर दूंगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 रखोगे और y की वैल्यू 9 रखोगे। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। तो मैंने कहा 7 या 21 माइनस 9 पंजे 45 और 28 और ये कितना आएगा? 9। तो ये मैंने कहा कि ये तो माइनस का 24 आ रहा है और नीचे 37 आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा -24/37 होगा। पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आपके सामने आए कि रेशियो में दो संख्याओं का मान दिया हो और आपसे इक्वेशन की फॉर्म में पूछ रहा हो, तो अगर पावर सेम है दोनों कंडीशन में, ऊपर नीचे दोनों कंडीशन में पावर सेम है, तो आप इसको वैल्यू पुट से डायरेक्ट कर सकते हो। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा देयर आर 2 विजल्स P एंड Q। विजल P कंटेन्स 50 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वेजल Q कंटेन्स 32 लीटर ऑफ वाटर। यानी कि अलग अलग मात्राओं की बात कर रहा है। दो टाइप के बर्तन हैं, पहला एक P टाइप का, दूसरा Q टाइप का। पहले बर्तन में 40 लीटर जो है वो क्या है? 40 नहीं, 50 लीटर है, सॉरी, 50 लीटर क्या है? मिल्क है। दूसरे बारे में 32 लीटर क्या है? वाटर है। यानी कि अलग अलग चीजों के दो अलग अलग बर्तन कुल मिलाकर ये दे रहा है। आगे कह रहा है बर्तन P से 10 लीटर दूध निकाला गया और बर्तन Q में डाला जाता है। तो मैं एक काम करता हूं, तो इसमें से 10 निकाल देता हूं। तो मैं यहाँ कहूँगा कि कुल मिलाकर 40 लीटर मेरा मिल्क रह गया और इसमें 10 लीटर मैंने मिल्क मिला दिया। तो ये मिक्सचर हो गया 32 लीटर के वाटर और 10 लीटर के मिल्क का, है ना। बस इतना है। आगे देख रहे हैं क्या कह रहा है। फिर बर्तन Q से 8 लीटर मिक्सचर, मतलब पानी और दूध का मिक्सचर निकाला जाता है और बर्तन P में डाला जाता है। मतलब यहां से निकाल के वापस से इसमें डालना है 8 लीटर। चलो, और बर्तन P में डाला जाता है। बर्तन P में दूध की मात्रा और बर्तन Q में पानी की मात्रा का अनुपात पूछ रहा है। यानी कि एंड में बर्तन P में कितना दूध होगा और बर्तन Q में कितना पानी होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो मुझे ये बताओ कि सेकंड में टोटल 42 मात्रा थी। भाई 32 पानी था, 10 दूध था, 42 मात्रा थी। इसमें से 8 निकालना, तो आप कहोगे सर 4/21 निकाला जा रहा है। तो क्वेश्चन में मुझसे इसका मिल्क पूछ रहा है और इसका वाटर पूछ रहा है ना। तो देखो सिंपल करूंगा। मुझे ये बताओ कि इसमें 10 लीटर दूध था। 10 लीटर दूध में से अगर 4/21 भाग निकाल रहा हूं, तो इसके पास टोटल दूध हो जाएगा 40 प्लस 10 का 4/21। इतना ही दूध तो आएगा भाई। कुल मिलाकर इसमें 10 लीटर दूध था। इसका अगर 4/21 दूध यहाँ से निकल के आएगा तो इसमें मिल जाएगा टोटल, इसमें दूध की मात्रा इतनी हो जाएगी। जबकि इसमें पानी जो था वो 32 लीटर का था, पानी 32 लीटर था। तो 32 लीटर में से 4/21 तो निकल के P के पास चला गया होगा, क्योंकि 8 लीटर को निकाल के डाल लेना, 4/21 निकल रहा। तो 21 में से कितना बचेगा इसके पास? 17 बचेगा। 4 निकलने के बाद 21 में से 17 भाग बचेगा। तो इतना टोटल पानी रह जाएगा Q के पास, इतना दूध होगा P के पास। बस इसको सॉल्व करना था, आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने कहा 10 चौक 40 और ये 40 है। 40 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 21 और 1 22/21 आएगा। और यहाँ पर 32 गुणे 17/21 आएगा। तो देखो 21 से 21 घटा, 8 से काटा कितनी बार? 5 बार। 8 से काटा 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, यानी 11 पंजे 55 और 17 दूनी 34। तो कुल मिलाकर P में दूध और Q में पानी का अनुपात 55:34 होगा। यही मेरा आंसर होने वाला। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कुछ अलग क्वेश्चन में पूछा गया,
तो उसको आप उसी तरीके से निकालेंगे जैसे क्वेश्चन कह रहा है। अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डालना, बस जितना क्वेश्चन कहे उतना करते रहो, आराम से इजीली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल लग रहा है मुझे। कह रहा है श्री आयुष ने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपये उधार लिए। 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 3,000 रुपये की राशि पर 5% के रेट पर। तो आप इसको भी बहुत बहुत सारे तरीके हैं जिससे कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, आराम से कर सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 5% के हिसाब से 2 साल का जो CI होगा वो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, 2R.R² परसेंटेज होगा। 2R.R² परसेंट हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 10.25% का आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3,000 रुपये पर 10.25% निकाल लो। कौन सा बड़ा टास्क है, बड़ा सिंपल सा टास्क है कि 3,000 का 10.25% निकालना है। परसेंटेज हटाओगे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से पॉइंट यहाँ आ गया, तो यहाँ आएगा 5 तिया 15, कैरी 102 तिया 306 और 1 307। तो टोटल जो ब्याज होगा वो 307.5। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, एकदम सही आंसर है। क्लियर है, बातें समझ में आ गई। बाकी और भी सारे मेथड होते हैं, ट्री मेथड से लगा सकते हो आप, गोल्डन रेशियो से लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, कुछ भी, बहुत सारे तरीके, लेकिन ये मुझे आसान लगा तो मैंने यहाँ पर ये बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपके सामने क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है एक पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है और टूटा हिस्सा झुक जाता है, जिससे पेड़ का शीर्ष जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन को छूता है। पेड़ के आधार से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां शीर्ष जमीन को छूता है 18 मीटर है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई बतानी है मेरे भाई, कितनी होगी। अच्छा सवाल है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, समझना मेरी बात को मेरे भाई। जैसे मैं कहूँ कि ये एक पेड़ था और ये यहाँ से टूट गया, तो टूटने के बाद मतलब ये ब्रेक होके कुछ मिलाकर ऐसे गिर गया होगा, तो ये यहाँ पर जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, एक बात तो ये कही है। दूसरी बात, ये अपने यहाँ से टूटा, ये यहाँ पर था पेड़, तो यहाँ से जहाँ पर गिरा इसका सिर, वो 18 मीटर दूरी है। कितनी दूरी है, 18 मीटर दूरी है। तो आपको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई, यानी कि आपको ये भी दूरी बतानी है, परपेंडिकुलर भी बताना है और हाइपोटेनस भी मिलाकर बताना। तो आपको टोटल बताना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिलाकर कितना होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, आराम से कर सकते हो। अगर आपको 30 दिया हुआ है तो 30 का रेशियो जानते हो आप, परपेंडिकुलर और बेस से कितना बनता है, 1:3 बनता है। ठीक है, बेसिक से ही बता देता हूँ, बेसिक से बता देता हूँ कि अगर मैं 10/30 लगाता हूँ तो 10/30 बराबर क्या होता है, 1/√3। और 10 की वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस जो है वो कितना है, 18 है। तो परपेंडिकुलर जो आएगा वो 18/√3 आएगा। √3 आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये 3 बन जाएगा, 3 से काटा 6 बार, यानी कि आ जाएगा 6√3। सिंपल है कि नहीं, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आ गई आपकी 6√3 आ गई। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब मुझे अगर हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो देखो 30 एंगल के केस में, 30 एंगल के केस में ध्यान रखना, ये अगर 1 होता है तो ये 2 होता है और ये √3 होता है, ऐसे करके होता है। देखो मैं बता दूं कि जब भी 30 एंगल की बात करेगा तो 30 एंगल के केस में परपेंडिकुलर अगर 1 है तो बेस √3 होता है और ये जो वैल्यू होती है ये 2 की होती है। तो अगर आपको 1 का मान मिल गया कि 6√3 है, तो 2 का मान आप डायरेक्ट कहोगे कि 12√3 होगा। तो अगर मैं इसकी और इसकी दोनों की लंबाई बताऊं तो 6 और 12 टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 18√3 मेरा आंसर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 6 आ गया, ये आपका 12 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि ये जब 30 डिग्री का क्या कोण बनेगा तो आपको रेशियो क्या होगा, 1√3 और 2 का होता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर एंगल बनता है कितने का, अगर 60 का एंगल बनना है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, तब इस केस में ये 2 होगा।
ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और 45 के केस में एक एक और √2 होता है, इस तरीके से रेशियो बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 14, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर कोई संख्या 14, 15 और 18 से डिवाइड है तो 18 का मतलब 9 का रूल लगा सकता हूं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकता हूं। तो 9 के रूल से पता चला कि इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, इसमें जा रहा, इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, इसमें जा रहा। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपका 9 का डिवाइड जा रहा है। अगर दो ऑप्शन ऐसे हैं तो एक प्राइम नंबर और देखते हैं कौन सा आने वाला है। तो मैंने कहा एक प्राइम नंबर और मुझे दिख रहा है 7। तो 7 का किस में डिवाइड जा रहा है? देखो 720 में 7 का डिवाइड नहीं जाता, इसका मतलब 630 ही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपने बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना एलसीएम निकाले, कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल दिया। आपको बस दो नंबर पता करने, एक 9 का रूल पता करना, दूसरा कोई प्राइम नंबर दिख रहा हो तो आप उसको उससे देख सकते हो कि किस में डिवाइड जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कह रहा एक नाव को प्रवाह की दिशा में जाने में, प्रवाह की विपरीत दिशा में जाने में लगने वाले समय का 2/3 समय लग रहा है। कह रहा इट टेक्स 2/3 ऑफ द टाइम फॉर अ बोट टू गो डाउन स्ट्रीम एज कंपेयर टू गोइंग अप स्ट्रीम। तो बड़ा सिंपल सवाल है कि कोई नाव जो है वो डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा अप स्ट्रीम में जो टाइम ले रही है वो 2/3 ले रही है, यानी कि 2 यहाँ टाइम है तो 3 यहाँ टाइम होगा। सिंपल है, समझिए हो गए। रेशियो दे रखा है, आपने 2 और 3 लिख लिया। इसके बाद कह रहा है तो नाव की शांत पानी में गति एवं प्रवाह की गति का अनुपात बताना है। तो नाव की गति और प्रवाह की गति का, तो मुझे बताओ कि अगर टाइम 2, 3 है तो स्पीड जो होगी वो 3 और 2 होगी, क्योंकि डिस्टेंस जाने और आने में सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो टाइम का रेसिप्रोकल स्पीड हो जाएगी, यानी टाइम का स्पीड अगर 2, 3 है तो स्पीड का रेशियो 3 और 2 हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में 3 है, अप स्ट्रीम में 2 है। तो अगर मुझे नाव की चाल निकालनी है और मुझे धारा की चाल निकालनी है तो सिंपल मुझे पता है कि नाव की चाल जो निकालते हैं वो डाउन प्लस अप y2 करके निकालते हैं, और जबकि धारा की चाल डाउन माइनस अप y2 करके निकालते हैं। तो मैंने कहा 3 और 2 5 का आधा, और यहाँ पर 3 - 2 1 का आधा, आधे से आधा कट गया, यानी कि शांत जल में नाव की चाल 5 होगी तो पानी की चाल 1 होगी, यानी 5:1 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़े सिंपल तरीके से मैंने निकाल लिया। अगर कंसेप्ट आपको पता है कि कुल मिलाकर डाउन स्ट्रीम में इतनी स्पीड है, अप स्ट्रीम में इतनी स्पीड है, तो नाव की चाल दोनों को जोड़कर आधा करना होता है, और धारा की चाल के लिए दोनों को घटाकर आधा करना होता है। बस इतना ही करना, बस 2-3 कंसेप्ट पता होने चाहिए सिंपल से। अगले सवाल पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि ₹1 का मेज 20% 10% के डिस्काउंट के बाद में बेचा जा रहा है। यदि इसके साथ ही नगद भुगतान पर 5% का एक और डिस्काउंट दे रहा है तो मेज का विक्रय मूल्य बताना है, एसपी कितने का होगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो, है कि नहीं। मैं अगर बेसिक से बनाऊं तो बेसिक से ऐसे कहूंगा कि ₹300 है, 20% का डिस्काउंट है, तो 300 का 20% कितना आएगा, 60 आएगा। तो वस्तु कितने की रहेगी, 240। 240 का 10% का डिस्काउंट, यानी कि 24 का डिस्काउंट मिलेगा, तो वस्तु रह जाएगी 216 की। अब 216 में 5% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 10% 21.6 होता, तो 5% उसका आधा होता, 10.8 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वैल्यू जो रहेगी वो 208.2 की रहेगी। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। पॉइंट पे आंसर आना लाजमी सी बात है, मैंने लगा दिया, यही मेरा आंसर होगा। बाकी कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि ₹300 की वस्तु थी, 20 का डिस्काउंट मिला, 20% मतलब 1/5 होता है, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट कितनी रहेगी बच्ची, 4 रहेगी वस्तु का दाम। 10% डिस्काउंट मतलब 1/10, तो 10 पर 1 का डिस्काउंट वस्तु कितने की रहेगी, 9 की रहेगी। और 5% का मतलब 1/20, तो 20 पर 1 का डिस्काउंट वस्तु कितने की रहेगी, 19 की रहेगी। ठीक है, बस यहाँ से काटा पीटी करनी है, तो यहाँ से कहोगे 3 दूनी 6, 9 6 54, तो 54 गुणे 19 बटे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 19 चौके 76 हासिल 7, 19 पंजे कितना होता है, 95, और 7 102।
अब आप डिवाइड कर सकते हो कि 5 दूनी 10, 0 पचम 25 और 5 दूनी 10, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आराम से सवाल बन जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। 14 सवाल कह रहा है कि पिता अपने पुत्री की आयु का 4 गुना है, यदि 5 वर्ष के बाद वह पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाए तो अगले 5 वर्ष के बाद वह अपनी पुत्री की आयु के कितना गुना होगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद रेशियो कितना हो जाएगा, इस तरीके से सवाल है। तो देखो बेसिक से करेंगे कि शुरुआत में क्या कह रहा है कि पिता अपने पुत्री की आयु का 4 गुना है, यानी कि फादर जो है वो अपनी डॉटर की आयु का 4 गुना है। सिंपल से लिख लिया मैंने। इसके बाद कह रहा है कि 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में वह कुल मिलाकर 3 गुना हो गया। कितना हो गया? 3 गुना हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगले 5 साल के बाद में रेशियो क्या होगा, अगले 5 साल के बाद में रेशियो क्या होगा, इतना पूछा। देखो एक ही कंसेप्ट होता है एज वाले क्वेश्चन में। कंसेप्ट ये होता है कि कभी भी दो लोगों के बीच जो एज है उनका डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो अगर एज का डिफरेंस चेंज नहीं होता तो रेशियो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो रेशियो में डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे यहाँ पर 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो बस इस डिफरेंस को बराबर कर लो। तो यहाँ 2 का गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 का करोगे 6 हो जाएगा। तो जब डिफरेंस बराबर कर लिया तो रेशियो भी बराबर कर लो। यहाँ भी 2 का गुणा कर लो, यहाँ भी 2 का गुणा कर लो, यहाँ भी 3 का गुणा कर लो, यहाँ भी 3 का गुणा कर लो। तो मुझे समझ में आया कि 8 से 2 और यहाँ पर 9 से 3। अब रेशियो में अंतर बराबर हो गया। तो अंतर बराबर होते ही आपको दिख रहा होगा कि समान मात्रा बढ़ रही है। 8 से 9 1 यूनिट बढ़ रही है। 8 से 9 कितनी बढ़ रही है? 1 यूनिट। 2 से 3 भी 1 यूनिट बढ़ रही है। यानी 5 साल में रेशियो 1 यूनिट बढ़ जाता है। 5 साल में रेशियो 1 यूनिट बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ा देता हूँ, तो 9 से 10 होगा, और ये भी 1 यूनिट बढ़ा दूंगा, 3 से 4 होगा। तो मैंने देखा कि इनका रेशियो 5 और 2 का होगा, जिसको हम 2.5 गुना कहते हैं। 5 और 2 का रेशियो होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? 2.5 गुना। यानी अगले 5 साल में पिता की आयु पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा आंसर था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा राजन एक घर का नक्शा तैयार करता है जिसका अग्रभाग एक समकोण त्रिभुज के आकार में है और इसमें एक गोलाकार द्वार लगाया गया है। समकोण वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 12 और 16 है, तो वृत्त की त्रिज्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिया गया सवाल है ये। ठीक है, कुल मिलाकर ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक मिनट भाई, चलो कुल मिलाकर ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसके अंदर ये एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है कि नहीं? आपको इस सर्कल की रेडियस निकाल। तो देखो एक समकोण त्रिभुज में अगर उसका परपेंडिकुलर 12 है और उसका बेस 16 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये कह सकते हैं कि 20 होगा। आप ट्रिपलेट भी जानते होंगे कि 12, 16 और 20 की ट्रिपलेट बनती है। तो अगर मुझे इन रेडियस निकालनी है, तो मैं कहूँगा परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस y2 करना होता है। बस सिंपल सा है। तो परपेंडिकुलर कितना है? 12 का, बेस कितने का है? 16 का, माइनस हाइपोटेनस 20 का है, बटे में 2 करना। तो 28 में से 20 गया 8, 8 का आधा कितना आएगा? 4। यानी मेरी जो इन रेडियस आएगी वो कितने की आएगी? 4 की आएगी। यही आपका आंसर होने वाला। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर तो आंसर 2 सेकंड में आ ही जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एस 2 खातों में कुल 50,000 रुपये जमा करता है। पहला 8% पर, दूसरा 12% साधारण ब्याज पर। एक वर्ष के बाद कुल इतने रुपए मिलते हैं, तो 12% ब्याज पर देने वाली खाते में वह कितना पैसा जमा करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को बेसिकली बच्चे एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन से ऐसे करेंगे कि 50,000 का 8% निकालेंगे, कितना आएगा? 4,000। और ये 8% के रेट पर और ये 12%, तो 12% के रेट पर अगर 50,000 निकालेंगे तो 6,000 आएगा। लेकिन ओवरऑल जो रेट ब्याज मिल रहा है वो 5200 का मिल रहा है, तो एलिगेशन लगा देते हैं कि इसमें 800 आएगा, इसमें 1200 आएगा। यानी इनकी रेशियो होगा ये 2 और 3 का हो जाएगा। मतलब टोटल राशि अगर 5 है, 5 की वैल्यू अगर 50,000 है,
तो अगर आपसे 12% वाला पूछा है तो 3 की वैल्यू 30,000 मेरा आंसर होगा। बच्चे इस तरीके से करना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, उससे सवाल और जल्दी आ सकता है कि अगर मुझे 12% के रेट की बात कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा पैसा अगर मैं 8% पे देता, पूरा पैसा मैं 8% पे देता तो 50,000 रुपये पर मुझे 4,000 रुपये का ब्याज मिलता, जबकि ब्याज मिल रहा है कितने का, 5200 का। यानी मुझे 1200 रुपये कम मिलते, 1200 रुपये कम मिलते, ठीक है। अब 1200 रुपये कम क्यों मिलते, क्योंकि मैंने पूरा पैसा 8% पे दे दिया। यानी कि जो हिस्सा मुझे 12% पे देना था वो हिस्सा मैंने 8 पर दे दिया, उसका 4% ब्याज मुझे कम मिल रहा है। जो 4% ब्याज कम मिल रहा है ना वो 1200 के बराबर है। यानी कि 12% पे जो राशि गई उसका 4% 12,000 है, तो 1% 300 होगा, तो आप कहेंगे 100% कितना आएगा, 3,000, सॉरी 30,000 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर आप कुछ अलग कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ अपना टाइम बचा पा रहे हैं। वो इससे भी जाएगा, इससे भी इजी तरीके से हो सकता है, लेकिन इससे हो सकता है कि आप बिना कॉपी पेन के सवाल का आंसर ला सके और अपना टाइम बचा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आने वाला है 17 आपके सामने। ये क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्र धातु ए के 100 किलो को मिश्र धातु बी के 140 किलो के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 2:3 के अनुपात में है और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा 4:1 के अनुपात में है, तो नए मिश्रण में टिन की मात्रा, तो किसकी मात्रा बतानी है मुझे, टिन की मात्रा बतानी है। अब देखो पहला मिश्रण जो था वो 100 किलो का था, इसमें टिन जो है वो 3 रेशियो में है, जबकि टोटल कितना है 5, यानी कि टिन 5 में से 3 है कि नहीं। पहले में टिन 5 में से 3 है, तो आप ये कहोगे कुल मिलाकर 60 किलो टिन है। जबकि दूसरा मिक्सर 140 का है, 140 के मिक्सर में टोटल मात्रा कितनी है, 5 है, उसमें से टिन कितना है, तो आप कहोगे 4 है। तो ये कटा 28, 28 दूनी 56 दूनी 112, यानी कि दूसरे से 112 किलो मात्रा ली गई, तो टोटल मात्रा जो आई आपकी 60 और 112, 172 किलो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 172 किलो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़े इजी तरीके से निकाल दिया कि पहले में से टिन इतनी ली गई, दूसरे में से टिन इतनी ली गई, तो टोटल कितना आ गया, 172 मेरा आंसर आ गया कि दोनों से मिलाकर 172 किलो टिन ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं कि किसी मिश्र धन राशि पर साधारण ब्याज 10% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में मूलधन जो है वो 0.125 गुना हो जाएगा। तो 0.125 गुना मतलब ये होता है कि कुल मिलाकर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ना परसेंटेज में, वो आपको 12.5% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसा आप सभी ने पढ़ रखा है कि जो टाइम निकालते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में बटे रेट परसेंट करके निकालते हैं। तो अगर रेट 12.5 टोटल ब्याज 12.5 मिल रही है और रेट 10 का है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे तो 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, यानी 1/1/4 ईयर का टाइम आएगा। 1/1/4 ईयर मतलब बोले तो यहाँ पर तो कोई है ही नहीं भाई। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है क्या। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 1/1/4 ही आने वाला है। ठीक है, देख लेना इसको ध्यान से, हो सकता है यहाँ पर 1/1/4 हो, टाइप गलत हो गया हो। ठीक है, देख लेना 1/1/4 ही मेरे हिसाब से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। 19 कह रहा है कि सेब की 2 किस्म ए और बी जिनकी लागत 20 और 31 है को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि ये 24 और 50 रुपए की हो जाए और एवरेज मूल्य जो है इतना हो जाए। तो देखो बड़े आराम से कर सकते हो, इसमें भी एलिगेशन लगा सकते हो कि 20 और 31 रुपए के आइटम को मिक्स करके वो 24.5 में बेच रहा है। तो आप एलिगेशन से क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये कितना आएगा भाई, 5 और 1 6.5 आएगा, ठीक है कि नहीं। और इसमें से माइनस करोगे तो ये 4.5 आएगा। तो पॉइंट से पॉइंट हटाया, 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 9 बार, यानी 13:9 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन चौथा मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चौथा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, कभी भी 2 किस्म के
जो आइटम होते हैं उनको अगर एक में मिलाकर बेचना है तो आपको एलिगेशन का यूज़ करना पड़ेगा, उससे आपको मात्रा पता चल जाएगी कितनी आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि एलजेब्रा का सवाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि इफ ए प्लस बी 20 है एंड ए बी जो है वो 75 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो हम हिट एंड ट्रायल यूज़ करेंगे, वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे कि क्या वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं कहूँ दो संख्याओं को जोड़ो कि 20 आ जाए और गुणा करो कितना आ जाए 75, तो मैं टेबल पढ़ पा रहा हूँ कि 15 गुणे 5 75 होता है, जबकि 15 और 5 को जोड़ने पर 20 आता है। यानी कि एक संख्या अगर 15 होगी तो दूसरी संख्या 5 होगी। बस हिट एंड ट्रायल मेरा काम कर गया, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूँ कि 15 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो 15 का क्यूब याद होना चाहिए कि 33 75 होता है और 5 का क्यूब 125। इसका मतलब इन दोनों का सम जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 3500। यही मेरा आंसर होगा। हिट एंड ट्रायल से आप सवाल को बहुत इजी और बहुत जल्दी कर सकते हो। आपको अगर एक वैल्यू मिल जाएंगी सेटिस्फाइड तो आप उनको रखने में क्या ही दिक्कत है, और आंसर हमेशा एकदम सही आने वाला है। बाकी आप अगर इसको किसी और तरीके से करना चाहते हैं, फॉर्मूले से करना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। लेकिन मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, इसकी नहीं पता, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर लूँगा। इसको कन्वर्ट करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मुझे पता है कि इस स्क्वायर खोलता हूँ तो 2ab आता है, तो 2ab आना नहीं चाहिए, तो मैं कर दूंगा माइनस के 3ab। बस यहाँ से इतना फॉर्मूला बन जाएगा। आपको ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर a प्लस बी का मान कहूँ 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 होगा, और 75 गुणे 3 जो हो जाएगा वो 225 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 20 गुणे 175 आ रही है, तो टोटल आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है 3500 आंसर होना। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि अगर फॉर्मूला मुझे याद है तो भी मैंने आराम से कर लिया, लेकिन हिट एंड ट्रायल से आप बेसिकली चाहे फॉर्मूला याद हो चाहे ना हो, आप आराम से बना सकते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। कुछ नहीं कह रहा, ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एलजेब्रा का फॉर्मूला दिख रहा है कि ए गुणे ए, बी गुणे बी और 2 इंटू ए गुणे बी, यानी कि ये बनना है ए स्क्वायर, ये बनना है आपका बी स्क्वायर, और ये बनना है 2ab, और नीचे बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये ऊपर जो होगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार घटाना एक बार जोड़ना, तो इससे ये हट गया, यानी कि मेरा आंसर आएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो 5 और 4 कितना आएगा 9, और 5 में से 4 1, यानी कि मेरा आंसर 9 आने वाला है। मेरा आंसर क्या आने वाला है 9 आने वाला है। क्लियर है, बेसिक सवाल है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होगे, ज़्यादा इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 7 सेंटीमीटर इफ द व्हील मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 220 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 220 बार चक्कर लगा रहा है एक पहिया। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा, तो जितनी उसकी पेरीमीटर होगा, जितना उसका परिमाप होगा उतनी दूरी कवर करेगा। एंड रीच बी आफ्टर 20 मिनट, और 20 मिनट में मेरे भाई कुल मिलाकर कहाँ पर पहुंच जाता है बी पर पहुंच जाता है। तो मुझे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए से बी। तो अगर मुझे डिस्टेंस बतानी है ए से बी तक, तो पहली बात तो आप ये निकालो कि टोटल पहिया एक बार में घूमता कितना है, तो उसके लिए 2πr लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक मिनट में चक्कर कितना लगा रहा है, एक मिनट में 220 चक्कर लगा रहा है, और ऐसे चक्कर कुल मिलाकर 20 मिनट तक लगा रहा है। बस यही करना था, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व करते हैं कि 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 220 गुणे 20 आएगा। 7 से 60 कट गया तो ये 44 गुणे 440 और 2 जीरो है ना। 44 का स्क्वायर जो होता है वो 1936 होता है। ये मेरा आंसर आया, लेकिन मुझे आंसर एक्चुअली मीटर में निकालना है, तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा, तो टोटल 1936 मीटर दूरी कवर होगी। ये मेरा क्या है आंसर है। क्लियर, बहुत इजी तरीके से निकाल लिया, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक एक स्टेप पर ध्यान देना।
कि पहले एक चक्कर में पहिया कितना घूम रहा है, तो 220 चक्कर में पहिया कितना घूमेगा। तो और अगर पहिया 1 मिनट में 220 घूम रहा है तो 20 मिनट में टोटल पहिए ने 220 गुणे 20 इतने चक्कर लगाए होंगे, तो टोटल डिस्टेंस इतनी आ गई। यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी और सी उसी काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि ए और सी उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो बहुत इजी सवाल है। आप इसको देखो जो आप यूज़ करते हैं एलसीएम मेथड उससे तो बना ही सकते, लेकिन मैं फ्रैक्शन से समझाने की कोशिश करूंगा। समझना यहाँ पर, जैसा मुझे क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि ए अगर इस काम को 8 दिन में कर रहा है और ए और सी इस काम को 4 दिन में कर रहा है, यानी इससे आधा समय ले रहा है, तो सी भी इसे 8 दिन में करेगा। सी भी इसे 8 दिन में करेगा क्योंकि ए और सी जो है दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, यानी 20 ए से आधा टाइम ले रहा है, तो इन दोनों का टाइम बराबर होगा, तभी दोनों मिलकर आधा टाइम ले रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सी जो है वो 8 दिन में पूरा 100% काम करता है ना। 100% में एक ही कह देता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे कह देता हूँ कि सी अगर 8 दिन में पूरा काम करता है तो बी ने सी के साथ में 6 दिन तक काम किया, तो सी अगर 8 दिन में 100 पूरा काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम करेगा। 8 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 6 दिन में 3/4 काम करेगा। इसका मतलब बी ने जो है वो 1/4 काम 6 दिन में किया होगा, तो बी पूरा काम जो है वो 6 चौक 24 दिन में करता होगा। कितने में करता होगा, 24 दिन में करता होगा। बड़ा अच्छा सवाल था, मैंने बेसिकली 2-3 स्टेप में खत्म करने की कोशिश करी है। दोबारा समझना मेरे भाई क्या कह रहा है सवाल, कि ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी और सी 6 दिन में कर रहे हैं, ए और सी 4 दिन में। तो अगर ए 8 में कर रहा है, ए और सी 4 में कर रहा है, इसका मतलब सी 8 में करता होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि ये 8 टाइम ले रहा है, दोनों आधा ले रहे हैं, इसका मतलब ये भी 8 लेता होगा। ये बात यहाँ पर समझ में आ गई। तो सी अगर 8 दिन में काम खत्म कर रहा है और उसने 6 दिन तक बी के साथ काम किया, तो 8 दिन में पूरा काम, तो 6 दिन में 3/4 काम किया होगा उसने, यानी कि बचा हुआ 1/4 काम बी कर रहा होगा कितने दिन में, 6 दिन में। तो पूरा काम 24 दिन में। बस इतना सवाल था। क्वेश्चन 24 पर आ जाएंगे। 24 ही है ना भाई, अगला सवाल 24 ही है। क्वेश्चन 24 कह रहा है 2 men फ्रॉम आइदर साइड ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर ऑब्जर्व दैट the angle of elevation of the top of the tower and are 30 degree and 60 degree. What is the distance between the 2 men? समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। 75 मीटर ऊंचे एक मीनार के दोनों ओर से 2 पुरुष देखते हैं कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अच्छा, कुल मिला के समझा मैं, ये कहना चाह रहा है कि ये कोई एक मीनार है, इस मीनार के दोनों तरफ, एक तरफ इधर एक तरफ इधर 2 पुरुष खड़े हुए हैं, एक यहाँ आदमी खड़ा है कोई, एक यहाँ आदमी खड़ा हुआ, ठीक है कि नहीं। ये आदमी जब देखता है तो इसका एंगल 30 डिग्री का है, और ये आदमी जब देखता है तो इसका एंगल 60 डिग्री का है। और आपसे कह रहा है कि दोनों पुरुषों के बीच की दूरी बतानी है यदि टावर की लंबाई 75 हो तो। यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस आपको बतानी है। अब समझ में आ गया सवाल क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन का हम रेशियो बना लेते हैं। रेशियो पहले 60 डिग्री से बनाएंगे। 60 डिग्री पे रेशियो क्या बनता है, 60 डिग्री बनता है कि अगर ये √3 है तो ये 1 होगा। इसकी ज़रूरत है नहीं फिलहाल मुझे, तो इसकी बात नहीं करूँगा, ठीक है। जबकि √30 पे बनता है कि अगर ये √3 है तो ये 1 होगा, लेकिन ये 1 नहीं है, ये √3 हो चुका है, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या कहूँगा, ये 3 होगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से समझ में आया कि √3 की वैल्यू कितनी है, 75 है। इन दोनों के बीच का गैप 3 और 1 कितना आ गया, 4। तो अगर √3 की वैल्यू 75 है तो 4 का मान निकालना है। तो 75/√3 गुणे क्या करना है, 4 करना, ठीक है कि नहीं। तो 75 चौका कितना होता, 75 चौका कितना होता, 300। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, 3 से घटा 100, तो कुल मिलाकर दोनों के बीच की दूरी जो आएगी वो 100√3 आएगी। यही आपका आंसर होने, ओ नो, ये पहला वाला, ठीक है ना, ये पहला वाला आपका आंसर होने वाला है। तो आपको रेशियो पता होना चाहिए कुल मिलाकर कि 60 डिग्री पर रेशियो √3 और 1 का बनता है, और 30 डिग्री पर 1 और √3 का बनता है। लेकिन ये पहले से √3 हो चुका है,
तो इसका मतलब 1 का मान √3 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपने कहा ये 3, ये एक टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 4। तो √3 की वैल्यू अगर 75 है तो 4 का मान आ गया 100 √3 के बराबर, आराम से निकाल लिया आपने। ठीक है ना भाई। चलो अगला सवाल पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप P1 और P2 एक खाली टंकी को 6 और 8 घंटे में, जबकि पाइप P3 जो है वो 16 घंटे में खाली कर रहा है। सबसे पहले दोनों पाइप P1 और P2 को खोला जाता है और 3 घंटे बाद पाइप 3 को भी खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में संपूर्ण भर जाएगी। अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें खाली करने वाला दिया है तो बेसिक से बना लेते हैं। P1, P2 और P3 जो है वो खाली कर रहा है। ये कितना दे रखा है, 6 घंटे, ये 8 घंटे, ये 16 घंटे। तो एलसीएम से आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि टंकी की कितनी होगी। तो आप देख रहे हो कि एलसीएम 48 आ रहा है, यानी 1 घंटे में 8 भरेगा, ये 1 घंटे में 6 भरेगा, ये 1 घंटे में 3 खाली करेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, कह रहा है कि P1 और P2 जो है वो पहले 3 घंटे तक चले, फिर तीनों P1, P2 और P3 जो है वो कितनी देर तक चले कि टंकी पूरी 48 फिल हो गई। बेसिक तरीके से सवाल को कर लेते हैं। P1 P2 1 घंटे में कितना भरते हैं, 8 और 14, तो ये 14 गुणे 3 आएगा। जबकि तीनों की बात करें तो 8 और 6 14 भरते हैं, ये 3 खाली करता है, तो केवल 11 भरा जाएगा। तो यहाँ से 11x की वैल्यू आएगी कि 48 में से 42 गया यानी 6, तो x बराबर आएगा 6/11। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो संपूर्ण रूप से कितनी देर में भर जाएगी। तो 3 घंटे यहाँ लगे थे और 6/11 घंटे यहाँ लग रहे हैं, तो 11 या 33 और 6 39/11 घंटे में टंकी भर जाएगी। ऑप्शन 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई होगी बातें। बेसिक सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे सवाल को ज़्यादा झिकझिक ना करते हुए आप नॉर्मली बेसिक से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ रहे हैं। 26 कह रहा है, एक परिवार का मासिक व्यय निम्नांकित वृत्त आरेख में दर्शाया गया है। कुल मासिक व्यय में शिक्षा पर व्यय का परसेंटेज बताना है। शिक्षा मतलब एजुकेशन पर कितना है, 90%। परसेंट नहीं होना चाहिए था, डिग्री होना चाहिए था, ये है कि नहीं। 37 100 90 कितना है, 190 और 70 360, तो 360 डिग्री होना चाहिए था। अगर एजुकेशन में 360 डिग्री में से 90 डिग्री खर्च हो रहा है, यानी कि 1/4 खर्च हो रहा है, और 1/4 को हम कहते हैं 25%। ठीक है कि नहीं, 1/4 को हम क्या कहते हैं, 25% खर्च हो रहा है। 1/4 25% खर्च हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये सवाल में गलती थी, जब मैंने देखा तो वहीं जो सेक्शन था उसी में मिस्टेक दे रखी है कि परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, जबकि ये डिग्री में होनी चाहिए। डिग्री में होनी चाहिए क्योंकि पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, इसमें से एजुकेशन 90 डिग्री पर दे रखी है, बस इतना बहुत है। अगले सवाल पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। मेरे भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में एक ऑटोमोबाइल कंपनी की बिक्री 20% बढ़ गई। हालांकि 2021 में यह पिछले वर्ष की तुलना में 20% कम हो रही है। कंपनी ने 2021 में कितनी इकाई बेची अगर उसने 2019 में 6000 बेची थी। तो देखो, पहले उसने 20% बढ़ा दी और बाद में उसकी 20% कम हो गई। तो जब भी समान मात्रा में बढ़ाने के बाद समान मात्रा में कम करनी पड़े तो हमेशा कमी आएगी। पहली बात तो हमेशा कमी आएगी कितने की, x² / 100% की। तो 20 का स्क्वायर 400, 400/100% का मतलब कि जनसंख्या जो भी प्रोडक्शन है वो 4% कम हो जाएगा। तो अगर 2019 में 6000 था तो 4% कम हो जाएगा, यानी 2021 में 96% रह जाएगा। तो 2 0 से 2 0 काटा, 6 का गुणा 6 में 36 और 54 और 3 57, यानी कि 2021 में प्रोडक्शन जो होगा वो 5760 का हो जाएगा। यही आपका आंसर है, बड़े इजी तरीके से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28। यदि लघुत्तम समापवर्तक और 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना और इतना दे रखा है, यानी कि आपको एलसीएम दिया है और 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपको एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ आप कैसे निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एलसीएम करके। तो प्रोडक्ट अगर 980 है और एलसीएम 245 है, तो मुझे दिख रहा है कि 245 दूनी 490, 490 दूनी 980, यानी कुल मिलाकर ये 4 बार कट गया। तो एचसीएफ जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुत इजी सवाल था, सिंपल कंसेप्ट पर आधारित है। अगर आप एचसीएफ एलसीएम पढ़े हो तो पता होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो अगर मुझे संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है, एलसीएम दिया है, तो एचसीएफ के लिए उसमें डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल था।
क्वेश्चन 29 कह रहा है कि साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कोट थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान। अब इस क्वेश्चन को देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बेसिक सा सवाल है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कट जाएगा ये, टेन का उल्टा कोट हो जाता है कट जाएगा ये, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी ओवरऑल आंसर 1 आएगा। बहुत ईजी सवाल था, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट पर आधारित सवाल है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है कट जाएगा, टेन का उल्टा कोट होता है कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बस सिंपल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतीक अपने दोस्त को 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपये उधार देता है, कितने वर्षों में यह 9,261 रुपये हो जाएगी यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। हाफ ईयरली कंपाउंड वो कर रहा है, तो हाफ ईयरली का मतलब रेट हाफ लगेगा 5% का, 5% का फ्रैक्शन मान 1/20 होता है, यानी कि प्रिंसिपल 20 जो होगा वो 21 बन जाएगा, प्रिंसिपल 20 से 21 बन जाएगा। आपसे टाइम पूछ रहा है कि टाइम कुल मिलाकर कितना लगेगा, तो मेरे भाई प्रिंसिपल कितना है 8,000 और आपका अमाउंट कितना है 9,261, तो मुझे दिख रहा है कि ये 20 का क्यूब है और ये जो है वो 21 का क्यूब है, तो 20 से 21 ही तो कह रहा था कुल मिला के रेट मेरा, यानी कि जितनी पावर होगी वो आपका टाइम होगा। कुल मिलाकर 3 बार मुझे ब्याज भरनी होगी। कितनी बार ब्याज भरनी होगी? 3 बार ब्याज भरनी होगी, क्योंकि ब्याज मैं 6 महीने पे बज रहा हूँ, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पे बज रहा हूँ, तो 3 बार में भरने में मतलब 18 महीने लगे होंगे। कितने लगे होंगे? 18 महीने, और 18 महीने को हम कहते हैं 1.5 साल। 18 महीनों को क्या कहते हैं? 1.5 साल। तो ये था आज का सेक्शन नंबर 3, जिसमें 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि हमें किस चीज़ के बारे में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।